धर्म को मानना जरूरी है या धर्म को अपनाना, उसका पालन करना जरूरी है, क्या लगता है? नहीं, मेरे अनुसार तो धर्म को मानना और उसका पालन करना दोनों जरूरी है। धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसमें धर्म के द्वारा बनाए गए नियम जो है हमको व्यवस्थित करते हैं, हमारे अंदर दया, करुणा और विभिन्न प्रकार के सहयोग की भावनाओं का विकास करते हैं। तो धर्म मानना भी आवश्यक है और उस मानने के लिए उसमें और अच्छा उसको प्रभावकारी बनाने के लिए उसका पालन भी जरूरी है, ताकि अगर दूसरों को हम बोलें तो उसका प्रभाव उस पर पड़े। आज देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं लेकिन उस भावना को सही से समझते नहीं है। राम का नाम तो जान रहे हैं लेकिन राम को सही से नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत आज के परिप्रेक्ष्य में यथार्थ भी है। और सबसे पहले तो धर्म है क्या, धर्म को समझना जरूरी है। धर्म का मतलब हम लोग पूजा पाठ से परिभाषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ये तो कर्म कांड है। धर्म इति धार्येत, धर्म धारण करने का चीज़ है। धर्म को जानना पड़ेगा। आग का धर्म जलाना है, पानी का धर्म शीतलता देना है, उसी तरह व्यक्ति का धर्म है सेवा करना, सबकी रक्षा करना। हमें व्यक्ति आदमी को प्रकृति ने क्यों बनाया? हम सब लोग प्रकृति से बने हुए हैं, कोई मशीनी नहीं है। प्रकृति में कोई भी चीज़ जो भी है सब धर्म के कारण से है, उसका अस्तित्व ही धर्म के कारण से है। तो हमको पहले युवाओं को या हमारे समाज को, पूरा वैश्विक स्तर पर भी उनको भी जानना होगा कि धर्म है क्या। असल में धर्म का परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है समाज में। इस लेकर के जो आपका जो प्रश्न है, युवा जो है रामायण पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उसको जब आज तथाकथित जो सेकुलरिज्म है, तथाकथित सेकुलरिज्म एकदम बकवास चीज़ है। बिना धर्म के कोई न्याय हो ही नहीं सकता है। और धर्म वही है जो आप में गुण है, उसका आप कैसे उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, युवा को उस दृष्टिकोण को हमको बताना पड़ेगा। आज इसके ऐसे आचार्य की ज़रूरत है, शिक्षक की ज़रूरत है, समाज सेवी की ज़रूरत है, राजनेता की ज़रूरत है और सबको लेसन लेने की ज़रूरत है। जब तक धर्म को नहीं समझेंगे तब तक धर्म को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो धर्म क्या है उसको समझना पड़ेगा। हम मजहब को ही धर्म बना रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अरे ये सब मजहब हैं, ये एक उपासना पद्धति है। धर्म तो एक ही है, जो तुलसीदास ने रामायण में कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं पावा। दूसरे का जिस काम से हित हो वही धर्म है। इसलिए करके आज जो आपका जो शंका है युवाओं के प्रति, सिर्फ रामायण पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है, कुरान पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। धर्म का परिभाषा आत्मसात करने के बाद ही पूरे विश्व में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, अमन चैन आएगा। लोग एक दूसरे से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस दृष्टिकोण को भूल करके इंसानियत का रिश्ता में जिएंगे। एक और चर्चा होती है कि मोदी जी के आने के बाद हिंदू हार्ड हो गया, हिंदू हार्ड लाइनर हो गया। जो एक उदारवादी एक इमेज था कि हिंदू सभ्यता का, हिंदू कल्चर का, सनातन धर्म का, तो लोग कहते हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो विपक्षी, उनका आरोप रहता है कि हिंदू आज की डेट में हार्ड लाइनर हो गए। तो इस पे क्या विचार है आपके? एक कहावत आपने सुना होगा कि लोहा ही लोहे को काटता है। ठीक है, कांग्रेस का जब से देश में प्रभाव कमा, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया चारों तरफ। अब क्षेत्रीय दल कांग्रेस का जो स्थान था वो उसको भरने के लिए उन लोगों ने, खासकर एक धर्म विशेष के लोगों का वोट हासिल करने के लिए उन्होंने तरह तरह का हथकंडा अपनाना शुरू किया। तो कहते हैं कि अब निश्चित है कि जब एक तरफ कट्टरता बढ़ेगी तो दूसरा भी को भी उस रास्ते पर जाना पड़ता है।
और मोदी जी को हार्डलाइनर कहता है लोग, लेकिन उनके काम में आपको कहीं नहीं दिखेगा। आज विश्व मोदी जी का मान रहा है, किस वजह से मान रहा है? अगर उनमें कट्टरता रहती तो पूरा विश्व में अरब में जाइए, देखिए वहाँ विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा है। अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा सेकुलर देश है, वो सब ब्रिटेन है, यूरोप है, यूरोप के कंट्री सारा सेकुलर कहते हैं कि वहाँ सारे धर्म सब जाति के लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मोदी के आने के बाद कट्टरता बढ़ा है, ये दुष्प्रचार है। योगी जी को भी काफी हार्डलाइनर नेता कहा जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं तो क्या वो आगे लिबरल हो जाएंगे या इसी माइंडसेट के साथ वो प्रधानमंत्री के तौर पे भी प्रोजेक्ट किए जाएंगे? देखिए, जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, कभी भी किसी भी बड़े देश का शासन चलाने के लिए थोड़े से कठोरता का पालन करना आवश्यक है। और उस देश की जो आत्मा होती है, उसका एक जो धर्म होता है, धर्म विशेष होता है, और उसके प्रति अगर उनका कुछ उस कालखंड में उस धर्म के प्रति कुछ अगर अत्याचार हुआ है, कुछ उन्हें दबाया गया है, उसके प्रति उनका विचार जो है अभी उभर कर आ रहा है, लिबरल हो रहे हैं, उस समाज के हकों को वो सामने ला रहे हैं। तो अन्य लोग उसको हार्डलाइनर या माने कट्टरता के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं है। उनके द्वारा शासन व्यवस्था जिस ढंग से चलाई जा रही है, हर पंथ मजहब और सबके लिए उन्होंने समान रूप से काम किया है। उनकी जो उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं बिलोंग भी करता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोग अगर खुश हैं आज तो उनकी शासन व्यवस्था से खुश हैं। जिस तरह का गुंडागर्दी और अराजकता की स्थिति वहाँ पर थी, उसको उन्होंने जैसे संभाला है। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश कभी संभल नहीं सकता है, कुछ भी लोग जाए, यहाँ पर कम से कम 10 साल मार्शल शासन लगाना पड़ेगा। लेकिन योगी जी ने अपने कठोर शासन से और विकास की गति को भी उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है, और विभिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द को कायम रखते हुए जो उन्होंने किया है, उसके लिए मैं तो उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखता हूँ। राहुल गांधी भी लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, झारखंड में भी चुनावी दौरा कर रहे हैं। हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का काफी प्रभाव रहा, कांग्रेस के सीटों में भी इजाफा हुआ और एक लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहता है, ऐसे राजनीतिक पंडित कहते हैं। कितना मैच्योर हुए हैं पिछले चुनाव के बाद से राहुल गांधी, और क्या कुछ बदलाव अभी नजर आ रहा है राहुल में? देखिए, राहुल गांधी इतने दिनों से अपने पार्टी का नेतृत्व करते करते थोड़ा बोलना सीख गए हैं, लेकिन उनको अब भी वो समझ नहीं आया है जिससे कि वो पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं, एक समूह से कनेक्ट हो सकते हैं। उनका अटपटा बयान, जैसे अभी हाल में संसद में उन्होंने दिया कि हिंदू तथा अहिंदू हिंसक होता है, तो पहले तो हिंदू है क्या जी, उनको हिंदू को समझ का अर्थ समझना चाहिए। सनातन है क्या? सनातन कोई व्यक्ति का बनाया हुआ धर्म नहीं है, यह प्रकृति का बनाया हुआ धर्म है। हिंदू एक जाति है, धर्म तो सनातन है। और क्या है सनातन धर्म का जो मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा, पूरा विश्व जो है ना, हम एक परिवार में हैं। तो जिसका चिंतन, उसको राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जब तक राहुल गांधी इस बात को आत्मसात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये आपको लग रहा है कि 99 सीट आया लोकसभा और बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। एक कम्युनिकेशन बना, एक गठबंधन बना, और परिस्थितियों को देख करके, जैसे अभी मनोज जी बता रहे थे कि मोदी जी का जो इस पर सीट घटा, तो घटने का कारण मोदी जी नहीं थे, घटने का कारण क्या था? अफवाह था, दुष्प्रचार था, और लोगों में शिथिलता आई। सुनील जी बता रहे थे कि लोग वोट देने नहीं घर, लोगों ने सोचा क्या मोदी जी जीत जाएंगे, क्या होगा। लेकिन वही चीज़, इस चीज़ को जो भूल हुई है इस विधानसभा के चुनाव में, आप देखिएगा कि वो भूल नहीं होने जा रहा है, और महागठबंधन चारों खाने चित होगा।
झारखंड चुनाव के बाद जो चुनाव सबसे महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति में देखने होने जा रही है वो है बिहार का चुनाव। और बिहार के चुनाव के चर्चा के साथ एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीते 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन स्वराज का भी गठन किया। लगातार वो यात्रा, पैदल यात्रा कर रहे थे और बापू की जयंती पर उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया। तो प्रशांत किशोर का कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं बिहार पर, और क्या बिहार तैयार है, इस एक्सेप्टेंस के लिए तैयार है कि प्रशांत किशोर सरीखे के जो लीडर रहे हैं अब बिहार में एक बदलाव लाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर मतलब पूरा बिहार का यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनका यात्रा पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन जो अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, प्रशांत किशोर वहाँ एक तरह से उन्होंने एक दाव खेला है, ठीक है। वहाँ हार जीत उनके लिए मायने नहीं रखता है। अब वो कहाँ तक उनका जो अभी तक का जो कार्यक्रम रहा है उस पर कितना वो काम वर्क हुआ है उसको टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे वहाँ की जनता इस चुनाव में, उपचुनाव में 4 सीट पर कहीं भी मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी सीट पर गंभीरता से नहीं ले रहा है, ठीक है। सीट तो जीतना उनका मुश्किल है, एक भी सीट वो जीतने वाले नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे अभी उनका मुख्य लक्ष्य 2025 चुनाव है। प्रशांत किशोर से को किस तरीके से देखते हैं, चूंकि लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं वो मुद्दों पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, गरीबी पे बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं, रोजगार पे बात कर रहे हैं, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों की वजह से आज भी बिहार पिछड़े राज्य में शुमार है, गिनती होती है। एक समृद्ध इतिहास लेकर भी बिहार आज पिछड़ा राज्य में गिना जाता है। और वहां पर इन मुद्दों के साथ प्रशांत किशोर आते हैं। एक बड़ा इम्पैक्ट अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया के खुद पंडित भी रहे हैं, मोदी जी के टीम में काम किए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल हो या जगन मोहन रेड्डी हो, सबके टीम में एज ए पॉलिटिकल गुरु काम किए, लेकिन अब खुद मैदान में है। तो इस डिफरेंस को किस तरीके से देखते हैं और कितना बिहार के लोग क्या इस तरीके के बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? देखिए, प्रशांत किशोर एक बहुत ही चतुर और रणनीतिकार हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं वह आधुनिक समाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 से 25% वोटर जो है वह उनके इन सारे बातों का दीवाना है। एक सफल रणनीतिक रहे हैं, उन्होंने भाजपा को जिताया 14 का चुनाव, वहाँ जगन मोहन रेड्डी को जिताया, ममता बनर्जी को जिताया, नीतीश को भी जिताया, नीतीश और लालू जी को भी जिताया वहाँ। लेकिन वो उनकी स्ट्रेटेजी को ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इन पार्टियों के कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे। प्रशांत किशोर के विचार और जो उनका प्लान है बिहार के लिए, वो प्लान और विचार तो क्या कहते हैं अद्वितीय है। सारे मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसे ग्रास रूट पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी उनके पास उस तरह के कार्यकर्ता नहीं है कि बूथ लेवल पर वो जाकर बूथ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन वह इस चुनाव में जरूर एक ज़बरदस्त प्रभाव 2025 के चुनाव में ज़बरदस्त अपना प्रभाव डालेंगे और आने वाले शक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेंगे। क्या लगता है नवीन जी, दूसरों के लिए स्ट्रेटेजी बनाना और खुद अपने ग्राउंड में उतरना कितना मुश्किल रहेगा प्रशांत जी के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं सलाह देने का काम करता हूँ, तो सबसे जो बड़ी बात है कि उनका मुद्दा खुद ढूंढना। और हम लोग जैसे मॉल में जाते हैं खरीदने के लिए कि तो पिछले बार जैसा टी शर्ट खरीदे थे, थोड़ा बदल के ले, थोड़ा बदल के देखें, और दुकानदार को पूरा सब सामान निकाल के देखते हैं। ठीक उसी तरह से राजनीति में एक खालीपन बिहार में, पूरे देश में चल रहा है। एक खालीपन चल रहा है कि और क्या हो सकता है। तो एक मुद्दा उन्होंने ढूंढ के निकाला है, वो अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चे के लिए वोट कब देंगे? मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, अगर उससे कनेक्ट होना बहुत आसान है, बहुत आसान है।
तो उसमें अगर कहिएगा तो प्रशांत किशोर काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आज उसका परिवर्तन भी दूसरे लोगों के भाषणों में देखा जा रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा परिप्रेक्ष्य जो अदृश्य दिखाई देता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं जब उसको ढूंढता और सोचता हूँ तो कई बार चैनलों पर देखता हूँ कि लोग कहते हैं ये भाजपा का बी टीम है, कोई लोग कहते हैं कि ये भाजपा को सपोर्ट करती है। इसका दोनों प्रभाव हो सकता है, या इनका जो अभी माइंडसेट जो लोगों का बदल रहा है, तो हो सकता है कि ये जो जातिवाद है उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त कर देंगे, और यदि जातिवाद को ध्वस्त करेंगे तो संभव है कि या तो फर्स्ट पार्टी के रूप में या सेकेंड पार्टी के रूप में, और तब आरजेडी वगैरह पीछे हो जाएगी, कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, और भाजपा जो वहाँ कभी सरकार नहीं बना पाई, आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशांत किशोर के कारण भाजपा जब जातिवाद टूटेगा तो भाजपा की सरकार भी बन सकती है। क्या लगता है, इतना आसान होगा जातिवाद का जो मुझे नहीं लगता है जातिवाद और धर्म से रिलेटेड मामला जो है बिहार में बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ है। उसके लिए उत्तर भारत ही जिम्मेदार है, और ये जातिवाद को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और ये धीरे धीरे इसका परिवर्तन होगा। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे, और वो बिहार की राजनीति को बहुत ही झकझोर कर जाएंगे। आखिरी टिप्पणी, प्रशांत किशोर 25 चुनाव। अच्छी अच्छी बातें करना और उसको व्यवहार में लाना, दोनों फर्क है। प्रशांत किशोर जितना भी बात बोलते हैं, मैं एकदम व्यवहारिक बात बोलते हैं, और लेकिन अब उसको जमीन पर लाना, अब जैसे प्रत्याशियों का चयन सबसे मुख्य मुद्दा होता है इलेक्शन में, आप किस तरह के प्रत्याशी को टिकट देते हैं। और उन्होंने जैसा कि घोषणा किया है कि 243 सीट पर मैं अपना कैंडिडेट दूंगा, मेरा अलायंस किसी से नहीं रहेगा, किसी पार्टी से नहीं रहेगा। अब 243 ऐसा व्यक्ति खोजना कि जिस पर कोई दाग ना हो, क्योंकि प्रशांत किशोर जितना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितना आदर्श वाली बात करते हैं, तो उस तरह का उनको उम्मीदवार भी खोजना होगा जो हर तरह से एकदम उपयुक्त हो। क्योंकि देखिए, भाजपा भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी बहुत पुरानी पार्टी है, लालू भी काफ़ी मजे हुए नेता हैं, नीतीश भी काफ़ी मजे हुए नेता हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर आए और यात्रा कर लिए, साल 2 साल घूम लिए, अब खूब अच्छी अच्छी बातें जनता से कर लिए कि ऐसा आपको करना चाहिए, बेटा के लिए वोट दीजिए, अपने मजदूर के लिए वोट दीजिए, यहाँ काम देंगे, यहाँ रोजगार हो जाएगा। ये संभव नहीं। बिहार के जितने लेबर पूरे देश में आप ट्रेनों का में भीड़ देखिए, जब छठ पूजा हो तो ट्रेन में भीड़ देखिए, और इतना भीड़, लाखों लाख मैं कहता हूँ, लगता है कि 10, 20, 50 लाख मजदूर जो है सो पर्व त्योहार में बिहार लौटते हैं, तो उनको रोजगार दे पाएंगे प्रशांत किशोर? संभव नहीं है। व्यवहार में लाना। अभी इन्होंने बेलागंज से एक प्रत्याशी दिया है, नाम है उसका अमजद, ठीक है। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं भी इनका फॉलोअर्स हूँ, मालूम होना चाहिए। मैं उनके हर वीडियो को देखता हूँ, आज से नहीं, 4-5 साल से उनको फॉलो करता हूँ। अभी अमजद नाम से, चूँकि अब वो है क्या भाई, है क्या बालू माफिया है। अब इस तरह से आप प्रत्याशियों का चयन कीजिएगा। देखिए, और वहाँ विपक्षी, उनका जो विपक्ष है वहाँ, जैसे जदयू और आरजेडी, दोनों इस मुद्दा को उभार रहा है। इन्होंने कहा था ऐसे बालू माफिया को टिकट दिया, एक प्रोफेसर को उन्होंने पहले टिकट दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, आरजेडी वाले ने दबाव बनाया और टिकट छोड़ के भाग गए, तो उन्होंने फिर से बालू माफिया को दे दिया। अब इमामगंज में टिकट दिए हैं, वो 10वीं पास है, कहते हैं कि इतना ऐसे ऐसे है। तो अब मेन है प्रत्याशियों का चयन, सबसे मुख्य मुद्दा है। अगर इन्होंने सही कर लिया तब तो इस सफलता प्राप्त करेंगे। 243 में 25-50 जो भी सीट जीत जाए, इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। 2025 का ये बात कर रहा हूँ। उपचुनाव में तो इनको एक भी सीट आने से मुश्किल। कथनी और करनी में फर्क हो रहा है।
हाँ, बहुत बिहार एक शुरू से ही टफ स्टेट रहा है और वहाँ लोग विभिन्न प्रकार के जातीय कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और इस कारण से किसी पार्टी को नया उभर के और ग्रास रूट तक जाना एक बहुत ही कठिन काम है। इसी तरह का एक नई पार्टी आई थी, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में, तो दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र के लोग जो है किसी भी प्रकार से स्वीकार करने के लिए तैयार थे, उनके एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ पर जातीय बंधन इतना नहीं है, देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप क्या कहते हैं बिहार में आप किसी को उम्मीदवार देंगे तो सबसे पहले इसी बात की चर्चा होगी कि वो किस जात के हैं और ये भी चर्चा होगी कि इस जात का तो अगले बार था ही उम्मीदवार, सब उसी को करते हैं, हमारी जात को क्यों नहीं करते। मैंने बिहार की राजनीति को बहुत गहराई से देखा है, वहाँ पर अंततः आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर भी जातीय उलझनों में ही उलझेंगे, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि उनके पास एक विजन है, जो विजन अपना प्रभाव जरूर डालेगा और इस तरह के कम से कम 20 से 25% वोटर जरूर तैयार हो चुके हैं बिहार में। मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत विपक्षी प्रत्याशी हैं, नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है प्रशांत किशोर का। इससे पहले पिछले चुनाव में पुष्पम रंजन प्रिया भी एक द प्लूरल्स पार्टी लेकर आई थी, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। आम आदमी पार्टी का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने भी जब चुनाव लड़ना शुरू किया था तो एक वादा किया था कि मैं किसी भी बड़े पार्टी के साथ अलायंस नहीं करूंगा, अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम भी खाने की बात कही थी। तमाम स्टेटमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके इतर प्रशांत किशोर अभी भी दावा कर रहे हैं कि न वो परिवारवाद का सहारा लेंगे, न वो किसी बड़े पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, न कोई ऐसे दागी उम्मीदवार या बागी उम्मीदवार को अपनी पार्टी में उतारेंगे। लेकिन अभी जैसा कि मनोज जी ने उदाहरण दिया, ऐसे प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके पीछे कुछ दाग लगे हुए हैं। बेदाग रहना क्या संभव नहीं है बिहार में, या फिर बिहार में प्रत्याशियों की कमी है, या फिर बिहार का पॉलिटिक्स इसी तरीके से उलझा हुआ है? क्या लगता है? देखिए, यहाँ समझने का ये ज़रूरत है, जब कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो बड़े सोच से होता है। और बिहार की जो धरती है, जेपी की धरती है, लोहिया की धरती है, राजनर बाबू की धरती है, और बिहार के लोग बहुत जीवट होते हैं। और प्रशांत किशोर बहुत ग्रास रूट से उन्होंने ये राजनीतिक यात्रा शुरू की है और अपने पहचान बनाने के लिए उन्होंने जो किया, आज पहचान बन चुका है। और आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल क्या करते थे, एक दिन पोल पे चढ़ गए, तार जोड़ दिए, इतना से अरविंद केजरीवाल वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आज सबसे ज़्यादा विवादित देश पे वही है, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अभी उनकी सरकार वहीं पे है। प्रशांत किशोर एक बड़ा चुनौती लिए हैं और इतिहास गवाह है कि आंदोलन वही पैदा कर सकता है जिसका चुनौती बड़ा हो। तो प्रशांत किशोर के दिल में जो आग जल रहा है, उस आग का जो लौ है, आने वाला 2025 के चुनाव को इतना गर्म कर देगा। और जनता के बीच में जिस तरह से वो जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता अगर निष्ठा से उनके साथ काम करेंगे तो मैं कहता हूं कि परिवर्तन दिखाई देगा और प्रशांत किशोर का मुद्दा ही मुद्दा होगा, बाकी सारे मुद्दे किनारे हो जाएंगे। इस मुद्दा के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार को और भारतीय राजनीति को जगाने का काम किया है। और मैं सुनील जी के बात से भी सहमत हूँ, मनोज जी के बात से भी सहमत हूँ। और आशंका हम लोग का स्वभाव है, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो तुरंत उसको मान नहीं लेते हैं जब तक कि वो साबित नहीं होता है। घर में भी कोई एक काम करना है, आप जब चर्चा करते हैं तो उसमें कोई ना कोई विरोध कर ही देता है। तो इस जाने जो परिवर्तन दिख रहा है, परिवर्तन होगा। हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक तौर तरीका चल रहा था वो तो बदल चुका है। अब लालू के बेटे जैसे लोग ये चाहेंगे कि हम फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाले समय में ऐसा होने वाला नहीं है। न राजनीति चलेगी, न ध्रुवीकरण चलेगा तो मुद्दा चलेगा जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये और बात है, समय बताएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नवीन जी, सुनील जी और मनोज जी, जिन्होंने धर्म के साथ साथ बिहार चुनाव और प्रशांत किशोर के से जुड़े विषयों पर अपनी अपनी बातों को रखा और बहुत ही गंभीरता पूर्वक और बहुत ही विस्तार पूर्वक इन बातों से बिहार की राजनीति पर प्रकाश डाला। इसी तरीके से अन्य कई मुद्दों पर अब हम लगातार राज्य की बात पर इन विषयों पर बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके अपना अनुभव बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इनके अनुभवों से कुछ न कुछ सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद।